आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इंडिया में ब्रिटिश राज की पहली राजनीतिक कानूनी शुरुआत, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वो समय था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के काम में इंटरफेयर किया था। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा। लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो और समझते हैं कि क्या था ये रेगुलेटिंग एक्ट। वाई वॉज रेगुलेटिंग एक्ट नेसेसरी? इस रेगुलेटिंग एक्ट की हमें ज़रूरत ही क्या थी? सो पॉलिटिकल एनार्ची इन बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो गया था। ये बात हम सबको पता है, लेकिन उनकी गवर्नेंस बहुत वीक थी। कोई प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ने लगा था। लूट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल फेमाइन ऑफ 1770। सो जब बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू होता है, तब कंपनी ने हैवी टैक्सेस लगा दिए और लोकल जो लोग थे उनको लूटना शुरू कर दिया। और जब 1770 में बंगाल फेमाइन आया और लाखों लोग मर रहे थे, तब कंपनी ने कोई हेल्प नहीं करी। इससे उनकी मिस रूल क्लैरिटी दिखाई देती है। कंपनी बिकम अ स्टेट विद इन अ स्टेट। इसका मतलब है कंपनी ट्रेड के नाम पर आई थी, पर अब वो आर्मी, टैक्स, लॉ सब हैंडल करने लगी थी। वो एक प्राइवेट कंपनी होकर भी एक गवर्नमेंट बन चुकी थी, जिसे हम कहते हैं स्टेट विद इन अ स्टेट। ब्रिटिश पार्लियामेंट वरीड अबाउट कंपनी मिस रूल। लंदन में जो पार्लियामेंट था, उन्हें डर लगने लगा कि कंपनी इंडिया को बिगाड़ रही है। उन्होंने सोचा कि अगर कंपनी को कंट्रोल नहीं किया गया तो ब्रिटिश रूल की बदनामी होगी। कंपनी बाहर से व्यापार थी और अंदर से शासक बन चुकी थी। इसका मतलब है कंपनी दिखने में तो बिजनेस करने वाली थी, पर असल में इंडिया में वो रूलर बन गई थी। सो ये हैं कुछ मेजर कॉजेज़ जिसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट को लाना ज़रूरी हो गया था। मेन प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसका मतलब है कि पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे। वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े अफसर बन गए। क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल अकेले फैसले नहीं ले सकता था, उसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स थे। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में की गई। इससे ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम की शुरुआत हुई। डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना ज़रूरी था, यानी अब कंपनी पर सरकार की निगरानी बढ़ गई थी। नो प्राइवेट ट्रेड और ब्राइब फॉर कंपनी सर्वेंट। कंपनी के कर्मचारियों को अब प्राइवेट ट्रेड और रिश्वत यानी ब्राइब लेना कानूनी रूप से मना कर दिया गया। इससे करप्शन को कम करने की कोशिश की गई। सो रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया और एक प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। अब देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी का गवर्नेंस रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले कैसा था और रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद कैसा था। तो कंपनी इंडिपेंडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी 1773 से पहले, और ब्रिटिश पार्लियामेंट पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। मल्टीपल गवर्नर्स, अलग अलग प्रांतों के मल्टीपल गवर्नर्स होते थे, जैसे बॉम्बे के अलग, मद्रास के अलग और बंगाल के अलग। कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं थी पहले। नो कोर्ट, मतलब ब्रिटिश स्टाइल लीगल सिस्टम या कोर्ट नहीं था। अब देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट के ज़रिए कंपनी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सेंट्रलाइज्ड अंडर गवर्नर जनरल, मतलब तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी बना दी गई, वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वॉरेन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट एल कलकत्ता। ब्रिटिश लॉ लागू करने के लिए कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और ये पहला फॉर्मर ब्रिटिश कोर्ट था भारत में। सो ये है कुछ चेंजेस और डिफरेंसेस रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले और उसके बाद के। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं।
फर्स्ट हेड ऑफ सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिनके अंडर में सभी ब्रिटिश टेरिटरीज आ गई थी। हैंडल अपोजिशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हमने अभी पढ़ा कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी जिसमें 4 मेंबर्स होते थे और वो 4 मेंबर्स बहुत कम ही वॉरेन हेस्टिंग की बात से सहमत होते थे, तो उन्होंने बहुत चतुराई से अपने अपोजिशंस को हैंडल किया। सेट फाउंडेशन फॉर ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर, वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आए वो और बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज सेट करी जिसने ब्रिटिश रूल की नींव को मजबूत करा। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्फ्लिक्ट, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होने के बाद इंडिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, जैसे कि कन्फ्यूज़न बिटवीन इंग्लिश लॉ एंड इंडियन कस्टम्स। ब्रिटिशर्स ने सुप्रीम कोर्ट तो बना दी लेकिन उन्होंने इंग्लिश लॉ लागू किए जो भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों और उनके सोशल स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग था, और इसका रिज़ल्ट ये आया कि जो लोकल लोग थे उनको कानून समझ ही नहीं आया। जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव क्लैश, तो वॉरेन हेस्टिंग की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच लगातार क्लैश होते रहे, ठीक है, पावर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा इनके बीच। और एक एग्जाम्पल है नंद कुमार केस, तो ये एक भारतीय अधिकारी थे और जिन्हें ब्रिटिश लॉ के तहत फांसी दे दी गई थी, तो ये एक केस था और भारतीय व्यवस्था में ऐसे अपराधों के लिए फांसी नहीं दी जाती थी, तो ये एक एग्जाम्पल है। लॉ ब्रिटिश था पर समाज भारत का था। बहुत गहरी बात है ये कि कानून विदेशी था लेकिन जिन पर लागू किया गया था वो भारतीय समाज था। अब देखते हैं कि क्या ये एक्ट सफल था या नहीं। वेग रोल्स, ओवरलैपिंग पावर्स, रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल, काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट तीनों के अधिकार ओवरलैपिंग थे। किसी का एग्जैक्ट काम तय ही नहीं किया गया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन था। गवर्नर जनरल और काउंसिल कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में हमने अभी पहले भी बात करी कि जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और जो काउंसिल के 4 मेंबर्स थे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था और वो एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते थे। सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी अनक्लियर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जूरिसडिक्शन भी क्लियर नहीं था, इसके अंदर कौन आता है कौन नहीं आता है ये भी क्लियर नहीं था, पार्लियामेंट ने साफ ही नहीं किया था, तो लीगल कन्फ्यूजन भी था। हाफ मेजर, रिफॉर्म एंड फुल मेजर कन्फ्यूजन, मतलब सुधार अधूरा था लेकिन कन्फ्यूजन पूरा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बड़ा रिफॉर्म शुरू तो किया पर पूरी क्लैरिटी नहीं दी। हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को रेगुलेट करना शुरू कर दिया था और यहीं से कंपनी का राज और पार्लियामेंट का राज बनने लगा था। फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नर जनरल का पोस्ट बना के ब्रिटिशर्स ने पहली बार सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत करी और यहीं से मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत भी होती है। टर्निंग पॉइंट ऑफ मॉडर्न जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ने इंडिया में मॉडर्न जुडिशरी स्ट्रक्चर की शुरुआत करी, रूल ऑफ लॉ की शुरुआत हुई यहाँ से। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद का सफ़र, रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद ब्रिटिशर्स और भी एक्ट्स लेकर आए जिन्होंने उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इंडिया में स्ट्रांग बनाया, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, अमेंडिंग एक्ट, पिट्स एक्ट एंड चार्टर एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का कंक्लूजन क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट वॉज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन बट अ फर्स्ट पॉलिटिकल डायग्नोसिस, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट ने ब्रिटिश कंट्रोल का पहला कदम लिया जो पूरे भारत में ब्रिटिश राज एस्टैब्लिशमेंट होने का बेस बन गया। इट रिफ्लेक्ट द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेड टू गवर्नेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।